हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव जंतुओं में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, या अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, लाइफ के किस फेज में क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, यहीं से ही रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है। मतलब कि इस चैप्टर को समझ गए तो रिप्रोडक्शन का जो बेसिक्स है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है ना, वो मनुष्यों में प्रजनन को हम लोग पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर के बाद हम लोग प्रजनन किसमें पढ़ेंगे? फ्लावरिंग प्लांट में, है ना। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग इस चैप्टर के बाद पढ़ने जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बेसिक्स है रिप्रोडक्शन का जो हमको समझना है। 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा जा सकता है, बट कोशिश करेंगे कि जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाए, है ना। चलो तो शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, ध्यान से समझते जाएंगे, है ना। जन्म से लेकर किसी ऑर्गेनिज्म की प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को लाइफ स्पैन या आयु काल कहा जाता है ना। कोई बच्चा जन्म लिया और जिस दिन उसकी डेथ होगी, मतलब मान के चलो आज जन्म लिया और अगले 70 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो ये पूरा जन्म से, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, बर्थ से डेथ तक का जो टाइम होता है इसे कहा जाता है आयु काल या लाइफ स्पैन कहा जाता है। ठीक है। नाउ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन्स आवश्यक रूप से उनके साइज, आकार के साथ सह संबंध या को रिलेटेड नहीं होते। इस लाइन का मतलब यह है कि जीवों का जो लाइफ स्पैन है ना, कि वो कितना दिन जिएंगे, उनका लाइफ कितना दिन तक है, कितने सालों तक है, ये उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता कि वो ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा साल जिएगा, छोटा है तो कम साल जिएगा, ऐसा नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता, वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर अगर कौवे और तोते की बात करेंगे तो इनका जो साइज है लगभग सिमिलर होता है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता कौवा और तोता में, ठीक है। लेकिन फिर भी उनके लाइफ स्पैन में बड़ा अंतर दिखाई देता है। जैसे तोता जो है कई साल जीता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 140 साल जीता है तोता, और पैरट क्रो की बात करें कौवे की तो 15 साल। अब देखो ये दोनों तो लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं ना भाई, साइज तो इनका सेम है, लेकिन स्टिल फिर भी कौवा मात्र 15 साल जी रहा है और तोता कितना साल जी रहा है? 140 साल तक जिंदा रहता है, मतलब इसका लाइफ स्पैन 140 साल है। तो इससे क्या साबित होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज पर डिपेंड नहीं होता, साइज से संबंधित नहीं होता है। कई लोग बोल सकते हैं कि भाई बड़ा है साइज बॉडी का तो वो ज्यादा साल जिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसी तरह एक आम के पेड़ का लाइफ स्पैन पीपल के पेड़ की तुलना में बहुत कम होती है। बिल्कुल, पीपल का जो पेड़ है कई साल तक जिंदा रहता है, ठीक है, लेकिन आम का पेड़ जल्दी निपट जाता है, ठीक। लाइफ स्पैन चाहे जो भी हो, प्रत्येक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल, लाइफ आपका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीवन काल या आयु काल चाहे कितनी भी हो, चाहे वो 100 साल जिए, 200 साल जिए, चाहे वो 1000 साल ही क्यों ना जिए, लेकिन एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है ना। यानी कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल ना अमर नहीं है। इमॉर्टल मतलब अमर। तो इस धरती में या इस लिविंग वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल अमर नहीं है, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर। अब देखो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो गए तो ये क्या करते हैं भाई? डिफ्यूजन करते जाते हैं और अपने आप को डबल करते जाते हैं, तो वो नहीं मर रहे हैं, क्योंकि एक सेल था ये 2 में फिर बढ़ गया, है ना, तो ये दोनों फिर जिंदा, ऐसे तो ये मर नहीं रहे हैं, ये बस डिवाइड कर करके अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जंतुओं को छोड़कर इस धरती या इस लिविंग वर्ल्ड में हर एक ऑर्गेनिज्म कैसा है? इमॉर्टल है, ठीक, सॉरी, इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, ठीक है। हर किसी की डेथ होती है, हर किसी की मृत्यु होती है। अब कुछ जीवों के अनुमानित लाइफ स्पैन्स यहां पर दिए गए हैं। जैसे एलिफेंट 65 से 90 साल तक जीता है, और जो गुलाब का फूल है ना, लाल गेंदा नहीं, गेंदा फूल नहीं, लाल गुलाब फूल, ठीक है, रोज, ये 5 से 7 साल तक जिंदा रहता है। डॉग की बात करें तो 20 से 30 साल, भाई साहब कुत्ते, बड़े कुत्ते होते हैं, ठीक है।
तो ये जो डॉग हैं, कुत्ते हैं, ये 20 से 30 साल तक जिंदा रहते हैं। किसको किसको डॉग पसंद है? फिर बटरफ्लाई की बात करें तो 1 से 2 हफ्ते तक जिंदा रहता है। और कौवा 15 साल तक जिंदा रहता है। अच्छा, बनाना का ट्री जो है 20 से 25 साल तक जिंदा रहता है, और बनाना मतलब केला। काऊ की बात करें तो 15 से 25 साल तक, और पैरट हमारा 140 साल तक जिंदा रहता है। ठीक है, अब आगे हम लोग फिर बात करते हैं। क्रोकोडायल या मगरमच्छ 60 साल तक जिंदा रहता है भाई साहब, है ना। हॉर्स 62 साल तक जिंदा रहता है। फ्रूट फ्लाई, है ना, ये फ्रूट फ्लाई जो है, मधुमक्खी जो है, ये 20 से 30 दिन तक जिंदा रहता है। और राइस प्लांट या धान का जो पौधा है वो 3 से 4 मंथ तक जिंदा रहेगा। टॉर्टोइज, कछुआ 100 से 150 साल। ठीक है, और बनियान ट्री, बरगद का पेड़ 200 से 300 साल जिंदा रहता है। समझ रहे हो? मतलब आज आप बरगद का पेड़ लगाओगे, वो आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे इतने साल तक जिंदा रहेगा। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग या बच्चों को उत्पन्न करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली नए इंडिविजुअल उत्पन्न करना, अपने ही समान अपने बच्चे पैदा करना, यही तो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन फिर से उत्पन्न करना, व्युत्पन्न करना, है ना। तो रिप्रोडक्शन में अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को क्या करना? पैदा करना, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ऑफस्प्रिंग बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं, और आगे नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इससे जन्म, वृद्धि और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। बिल्कुल, जो बच्चे पैदा करेंगे वो बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, और वो फिर अपने बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, फिर अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि ये होता क्या है कि जन्म और वृद्धि और मृत्यु का जो चक्र है वो लगभग चलता रहता है। ठीक है ना। एक ऑर्गेनिज्म आया, वो अपने बच्चा पैदा करके निपट गया, फिर ये बच्चे फिर अपने बच्चे पैदा करे, ये निपट गए। ऐसा तो जन्म मृत्यु ये लगे रहता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन स्पीशीज की पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यूटी, सततता बनाए रखता है। रिप्रोडक्शन जो है किसी भी जाति या किसी भी स्पीशीज की पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना छोड़ दिया, बच्चे पैदा करना छोड़ दिया, तो उसका जो स्पीशीज है वो वहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। अगर अपने अस्तित्व को इस धरती में, इस लिविंग वर्ल्ड में बनाए रखना है, तो रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो फिर समाप्त हो। अब मान के चलो जितने भी इंसान है पूरी दुनिया में, एक बार सोचे कि मतलब एक जनरेशन है ना, जैसे कि जेनजी, ठीक है, तो ये सभी सोचे कि यार हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन बढ़ेगा ही कैसे? तो खत्म हो जाएगा ना स्पीशीज हमारे बाद, है ना। तो ये है कि रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ठीक, ऑर्गेनिज्म का क्यों? क्योंकि बायोडायवर्सिटी को बनाए रखना है ना, और मानव प्रजाति को या ह्यूमन स्पीशीज की के अस्तित्व को इस लिविंग वर्ल्ड में बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन जरूरी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, हैबिटेट मतलब आवास, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, आंतरिक उसकी फिजियोलॉजी, और अन्य कई फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि वह कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी है, ऑर्गेनिज्म का आवास कहाँ है, चाहे वो पानी में रहता है, मिट्टी में रहता है, हवा में रहता है, कहाँ रहता है ना, और बहुत सारे अन्य फैक्टर्स हैं जो कि ये तय करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे अपने बच्चे पैदा करेगा। रिप्रोडक्शन को 2 प्रकार की होती है ना। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक हमको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, एंड दूसरा क्या पता है हमको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन इसे कहा जाता है। ठीक, अब अलैंगिक प्रजनन की अगर हम बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो अलैंगिक प्रजनन में जब ऑफस्प्रिंग एक सिंगल पेरेंट द्वारा गैमिट फॉर्मेशन के साथ या बिना उसके फॉर्म्ड होते हैं, तो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जब कोई भी इंडिविजुअल, एक ही पेरेंट, है ना, सिंगल पेरेंट, गैमिट फॉर्मेशन या तो कर भी सकता है और या तो बिना गैमिट फॉर्मेशन किए अपने बच्चे पैदा कर ले रहा है खुद से, तो ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यहां पर मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मेल और फीमेल की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं,
यहां पर अकेला इंडिविजुअल अपने बच्चे पैदा कर लेता है, ठीक है, क्या अकेला इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है, अकेला इंडिविजुअल अपने बच्चे या ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पैदा कर लेता है, ठीक, ये रहा। इस मेथड में एक ही इंडिविजुअल पेरेंट ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, एक ही इंडिविजुअल पेरेंट अपने बच्चे पैदा कर लेता है इस मेथड में, और ऑफस्प्रिंग एक दूसरे के और पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल। ऑफस्प्रिंग जो है ना, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, तो ये जो बच्चे हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न हुए रहते हैं, ये एक दूसरे से एकदम सेम दिखाई देंगे और पेरेंट के एकदम आइडेंटिकल होते हैं। मतलब कि भाई ये पेरेंट है और इसके 3-4 बच्चे पैदा हुए अलैंगिक प्रजनन से, तो ये बच्चे तो आपस में एक दूसरे से एकदम समान दिखाई देंगे, लेकिन ये अपने पेरेंट की तरह, अपने पापा या अपनी मम्मी की तरह भी एकदम सेम टू सेम दिखाई देता है, आइडेंटिकल ट्विंस की तरह एकदम सेम टू सेम दिखाई देता है, डिक्टो, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे जो आपस में एकदम सेम टू सेम दिखाई देते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनाए गए ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल उनके जीन्स एग्जैक्ट सेम होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल, है ना, कोई डिफरेंस नहीं होता, तभी तो वो सेम दिखाई दे रहे हैं, सेम एक्ट करेंगे, सारा चीज सेम रहेगा, ठीक है। सिंगल पेरेंट से बने जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग के समूह को क्लोन कहा जाता है। मतलब कि एक पेरेंट और यहां से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, ठीक है, इन्होंने अपने बच्चे पैदा किए, ठीक है, बहुत सारे, और ये सभी बच्चे एकदम सेम टू सेम दिखाई देते हैं एक दूसरे से, तो इनको क्या कहा जाता है पता है, इस समूह को, इसे कहा जाता है क्या, क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। क्लोन शब्द का उपयोग उन इंडिविजुअल्स के लिए होता है जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली समान होते हैं। क्लोन शब्द का उपयोग किसके लिए उपयोग किया जाता है, जब ये बच्चे सभी के सभी आपस में एग्जैक्ट सेम दिखाई देंगे, मतलब मॉर्फोलॉजी उनकी सेम होगी, बाहर से भी सेम दिखेंगे, और उनका आंतरिक संरचना, उनकी जीन्स, उनका जो जेनेटिक मेकअप है, ये सब भी एकदम सेम टू सेम होगा, तब जाकर ये क्या कहलाएंगे, क्लोन्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, कई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हो गया आपके मोनेरा में आ जाते हैं आपके पूरे बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा में आपके अमीबा, पैरामीशियम, ये सब है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है ना, ये बाइनरी फिजन से कर रहे हैं, मतलब क्या, अकेले ही अपने आप को दो में डिवाइड कर लेते हैं, ये बाइनरी फिजन है ना, अपने आप को दो में ऐसे डिवाइड कर लेना और फिर ये दो इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाना, ये क्या है, बाइनरी फिजन है, ठीक है, ये क्या है, बाइनरी फिजन है। ये देखो ऐसा, ठीक है, छोटा छोटा नहीं रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है, ये लो, तो ये क्या है, बाइनरी फिजन है। अमीबा और पैरामीशियम में होता है। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जंतुओं में, या ऑर्गेनिज्म, जंतु नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, फंजाई एंड एल्गी की अगर हम बात करते हैं, इनके मेंबर्स विशेष रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जूस्पोर्स कहा जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स फंजाई और एल्गी में जो कि अलैंगिक प्रजनन में भाग लेंगे, इन्हें जूस्पोर्स कहा जाता है। इनके द्वारा ये मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में ना, जैसे ये एल्गी है, इनकी बॉडी में बहुत सारे जूस्पोर्स बनेंगे और ये जूस्पोर्स बाहर जाकर के बहुत सारे एल्गी बना देंगे, ठीक है। तो जूस्पोर क्या है, एक अलैंगिक प्रजनन कराने वाला स्ट्रक्चर है, अलैंगिक रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने वाला एक स्ट्रक्चर है जूस्पोर। किसमें, फंगस एंड एल्गी में, फंजाई एंड एल्गी में, कवक और फफूंद में, कवक को ही फफूंद बोलते हैं आई थिंक, काई है ना, और हमारे फफूंद में। नाउ कोनिडिया, पेनिसिलियम जिसे कहा जाता है, और फिर आपके हाइड्रा में बर्ड्स हो गए, फिर आपके स्पॉन्जेस में गेम्यूल्स हो गए, ये सामान्य रूप से एसेक्सुअल संरचना है। ये बेसिकली ये सभी स्ट्रक्चर्स जो है ना, जैसे कोनिडिया हो गया आपके पेनिसिलिन में, पेनिसिलिन में कोनिडिया नाम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है,
फिर आपके हाइड्रा में बर्ड्स देखने को मिलता है, फिर आपके स्पॉन्जेस में एक गैम्यूल्स नाम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने वाले संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं इन सभी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। जैसे उदाहरण में हाइड्रा में बडिंग देखने को मिलता है, डायग्राम में देखेंगे अभी। गैम्यूल फॉर्मेशन किसमें देखने को मिलता है? स्पॉन्ज में, ठीक है। स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे इरेगुलर है, इसमें छोटे छोटे ऐसे गैम्यूल्स बनते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर हाइड्रोफाइट्स में नए प्लांट्स बनाने वाली लीफी बर्ड्स को टरियन कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स मतलब क्या? ऐसे प्लांट जो कि पानी में उपस्थित होते हैं, ठीक है। पानी में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स बोला जा रहा है। तो हाइड्रोफाइट्स में नए प्लांट बनाने वाली जो फ्लैशी बर्ड्स हैं, नया प्लांट बनाने वाली जो फ्लैशी बर्ड्स हैं, फ्लैशी मतलब एकदम रेसा रेसा वाला जो बर्ड्स निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? टरियन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है जो कि हमारे पौधों में देखा जाता है, ठीक है। यस, उत्तर यस। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है? क्वेश्चन, उत्तर है यस, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बने ऑफस्प्रिंग पर क्लोन टर्म लागू नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल, यहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रजनन इसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। क्या कहा जाता है? कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन, ठीक है। क्या कहा जाता है? कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन मतलब क्या होता है? जैसे पौधों में हमको पता है कि पौधों में बेसिकली क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, प्रजनन कराने वाला एक पार्ट होता है जिसे फ्लावर बोलते हैं, है ना। फ्लावर ही तो है जिसमें मेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स ये सब बनते हैं, स्टेमन और फिर आपके ओवरी, मेल और फीमेल, है ना। तो स्टेमन और पिस्टिल। तो बेसिकली याद रखेंगे कि फ्लावर तो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। कैसा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन में। लेकिन फ्लावर को छोड़कर अगर पौधे का कोई दूसरा पार्ट, चाहे वो लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है ना, तो अगर दूसरा पार्ट से हम पौधे को उगा पा रहे हैं तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है, कायिक प्रजनन कहलाता है ना। मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर को छोड़कर पौधे के बाकी दूसरे पार्ट से क्या उत्पन्न कर लेना? बच्चे उत्पन्न कर लेना, ये कायिक प्रजनन कहला रहा है। और ये पौधों में ही होता है ना, पौधों में होता है। तो ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है, क्योंकि यहां पर कोई गैमेट नहीं बन रहा है, कोई युग्मक नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, क्लोन टर्म बिल्कुल लागू होगा यहां पर। और उसके बाद फिर प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टर्म का अधिक प्रयोग किया जाता है। प्लांट के लिए वेजिटेटिव टर्म का मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स में रनर्स, राइजोम, अभी डायग्राम देखेंगे, सकर्स, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आदि सभी वेजिटेटिव प्रोपोगेलस कहलाते हैं। ये जितने भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स मैंने बताया, रनर हो गया प्लांट में, राइजोम हो गया, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराने वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नए ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। जैसे यहां पर डायग्राम में देखोगे आप, है ना, देखो नीचे लिखा गया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या लिखा है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन एंजियोस्पर्म। जैसे कि आई ऑफ पोटैटो, जैसे कि आई है ना, आपने आलू देखा होगा, तो ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं इन्हें कहा जाता है आई। और इन आई को ऐसे छोटे छोटे कट करके आप लगा दोगे ना, इस आई को कट करके लगा दो, इस आई को, तो हर एक आई से क्या निकल जाएगा? नया आलू का पौधा बन के निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो जर्मिनेटिंग आई बर्ड, ये आई बर्ड क्या कर रहा है? जर्मिनेट कर रहा है। यहाँ पर इस आई बर्ड से ऐसे रूट निकल रहा है और ये यंग प्लांट यहीं से निकल रहा है, ठीक है। तो ये आई बर्ड्स हो गए, है ना, किसके? पोटैटो में। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं जिंजर में क्या देखने को मिलता है आपको? जिंजर में राइजोम देखने को मिलता है। ये जो रूट्स है ना, ये सब क्या है? राइजोम है। ये देखो, इन नोड्स से राइजोम निकलेगा, ये रूट्स है, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट इन्हें कहा जा रहा है। और ये बल्ब, इन बल्ब से भी नए पौधे बन सकते हैं, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा क्या? बल्बिल ऑफ एगेओ, तो ये है एगेओ और इसका ये पूरा बल्ब, ठीक है। फिर लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा जिसके पत्तियों से नई पत्तियां ऐसे निकलती है और नीचे तरफ ऐसे जड़ निकलते हैं, रूट्स निकलती है, तो ये ब्रायोफाइलम है। इसमें भी एडवेंटिशियस बर्ड, मतलब ऐसा बर्ड जहां से नया पौधा निकल सकता है, ठीक है। ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, ई कॉर्निया जिसे कहा जाता है। तो ई कॉर्निया में ये एक पौधा था
इसी पौधे से इधर एक नया ऑफसेट निकला और यहाँ दूसरे जगह जाकर ये थोड़े से दूर में ही जाकर ये नया पौधा एक बना लिया। तो ये है क्या, हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अलग अलग टाइप्स और पौधे और एग्जाम्पल। ठीक, नाउ वाटर हाइसिंथ की बात करते हैं। वाटर हाइसिंथ, जिसे टेरर ऑफ बंगाल या बंगाल का आतंक इसे बोल सकते हैं। ठीक है, बंगाल का आतंक। अब क्यों बंगाल का आतंक बोलते हैं पता है? क्यों बंगाल का आतंक बोलते हैं? क्योंकि कुछ सालों पहले क्या किया गया था, ये जो वाटर हाइसिंथ है ना, ये बहुत अच्छा दिखाई देता है, अट्रैक्टिव इसका नेचर होता है। मतलब इंडिया में इसे अट्रैक्टिव फ्लावर, इंडिया में इसे क्यों लाया गया था? अट्रैक्टिव फ्लावर और लीफ शेप के कारण लाया गया था। ये जो टेरर ऑफ बंगाल है ना, वाटर हाइसिंथ, ये बहुत अच्छा दिखाई देता है, तो जिसकी वजह से दूसरे देशों से, दूसरे कंट्री से इसको लाया गया था। और जैसे ही लाया तो ये जो टेरर ऑफ बंगाल है, गले में खराश है भाई साहब। तो ये जो वाटर हाइसिंथ है, ये बहुत अच्छा दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है, इस वजह से इसको यहाँ लाया गया था। जैसे ही लाया तो ये बेसिकली क्या करने लगा पता है? ये ऑक्सीजन को पूरा एब्जॉर्ब करने लगा वाटर बॉडी के। जिस भी पानी में ये उगता था तो ये वहां के पूरे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता था, जिससे कि वहां की मछलियां मर जाती थी, क्योंकि मछलियों के लिए ऑक्सीजन बच ही नहीं रहा है, पूरा ऑक्सीजन यही ले रहा है और पूरे तालाब में अपने आप को फैला दे रहा है। पूरे जितना भी पानी दूर दूर से है, पूरे अपने आप को ये फैला देता है, पूरे ऑक्सीजन को भी यूज कर लेता है ये, जिसकी वजह से वहां पर उपस्थित जो मछलियां हैं उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है पता है? आतंक की तरह काम किया था ये, आतंक, अपना आतंक पूरा फैला दिया था यहाँ पर, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है ना। ये एक प्रकार का इन्वेसिव वीड्स है। वीड्स मतलब खरपतवार है ना, मतलब अनवांटेड प्लांट है ये, इन्वेसिव है ये। ठीक है, इन्वेसिव मतलब क्या? बाहर से आया हुआ ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा प्लांट जो अपने नेटिव प्लेस से दूसरे जगह जा चुका है, और दूसरा की नेटिव प्लेस मतलब जहां पर वो पहले से था, वहां से दूसरे जगह जा चुका है और उस जगह में जाके अपना पूरा आतंक फैला दिया है। तो उस जगह के जानवर को, उस जगह के ऑर्गेनिजम्स को इस ऑर्गेनिज्म से दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, वहां पर ये अपना ही पूरा धौप जमा लिया है। तो ये इसीलिए इन्वेसिव कहलाता है, इन्वेसिव है ना। क्या कहलाता है? इन्वेसिव, या फॉरेन प्लांट भी बोलेंगे इसको, फॉरेन ऑर्गेनिज्म भी बोलेंगे, क्योंकि ये बाहर से आया है ना और इधर आके पूरा अपना आतंक फैला लिया। ठीक है, और याद रखेंगे ये जो हमारा वाटर हाइसिंथ है, ये स्टैंडिंग वाटर में, मतलब ऐसा पानी जहां पर मतलब एक ही जगह पानी उपस्थित होना चाहिए, बहता हुआ पानी नहीं, रुका हुआ पानी। ठीक है, रुका हुआ पानी, रुके हुए पानी में ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। कौन? वाटर हाइसिंथ, जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये बहुत तेजी से वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करते ही होंगे, लेकिन जब इसको अपना पूरा आतंक फैलाना है तो ये बहुत तेजी से क्या करते हैं पता है? वेजिटेटिव तरीके से अपना आतंक फैलाते हैं और कम समय में पूरे वाटर बॉडी को कवर कर देता है, इसलिए इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। एकदम कम समय में ये अपना पूरा आतंक बहुत तेजी से फैला लेता है, बहुत कम समय में। ठीक है, बहुत ज्यादा कम समय में ये अपना आतंक फैला देता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अभी तक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन की बात की है अभी तक। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं। तो भाई लैंगिक प्रजनन आपको पता ही है, यहाँ पर गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो पेरेंट की जरूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। गैमेट का फ्यूजन होता है जिससे जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर डेवलपमेंट के थ्रू क्या बनता है? बच्चा बनता है। ठीक है, तो बेसिक सी बात है जो कि हम सब जानते हैं, पर फिर भी हमारा काम है रिवाइज करना, पढ़ना। ठीक है, चलो। तो जब दो पेरेंट अपोजिट सेक्स होना चाहिए, मेल मेल नहीं, फीमेल फीमेल नहीं, मेल और फीमेल होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग लेते हैं और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग लेते हैं, अपने गैमेट्स को, मतलब मेल के द्वारा फीमेल की बॉडी में अपने गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि गैमेट का क्या होगा? मिलन होगा, फ्यूजन होगा, युग्मक का फ्यूजन मिलन होगा, जिससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो ये प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन आइदर सेम इंडिविजुअल में हो सकता है और या तो अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा हो सकता है। मतलब एक ही ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमिट बन रहे हैं, जिसे बाइसेक्सुअल बोलेंगे, और या तो अलग अलग इंडिविजुअल में भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं या सिर्फ जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पौधों की भी बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि पौधों में भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना भाई, ठीक है। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जो है या तो सेम बॉडी में होगा या तो अलग अलग बॉडी में हो सकता है। गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, बिल्कुल, गैमेट फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे, युग्मक फ्यूज होकर युग्मनज बनाते हैं जो नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म। देखो ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिले, जाइगोट बना, और ये फिर आगे जाकर पूरा एक बेबी बना दिया, ठीक है, या पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना दिया ना, ठीक। नाउ गैमेट के फ्यूजन के कारण ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट या आपस में आइडेंटिकल नहीं होते, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मेल से आया हुआ गैमेट है और फीमेल से आया हुआ गैमेट, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इस जाइगोट में दोनों के कैरेक्टर हैं, ठीक है, एक दूसरे के कैरेक्टर, मतलब मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर इस जाइगोट में है, इसीलिए इस जाइगोट से बनने वाला जो बच्चा है वो ना तो एग्जैक्ट मेल की तरह होगा और ना ही एग्जैक्ट फीमेल की तरह होगा, उसमें दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। और यहाँ पर मियोसिस होता है, तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन की वजह से नए कैरेक्टर्स भी बनते हैं, जैसे हम हमारे मम्मी की तरह भी थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, मतलब हमारे गुण मम्मी की तरह भी हैं, हमारे गुण पापा की तरह भी हैं, लेकिन हमारा खुद का भी अलग से एक कैरेक्टर है जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से बना है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से नए कैरेक्टर्स आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी बच्चे, जो भी ऑफस्प्रिंग, जो भी प्रोजेनी पैदा होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे एक दूसरे के, कभी भी, याद रखना, ठीक है, कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुआ है उनके डीएनए एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे, याद रखना, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो, सेम जाइगोट से ही क्यों ना बना हो, उनके डीएनए कभी भी सेम नहीं होते। इस दुनिया में एक ऐसा भी कोई इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच करता है, क्योंकि डीएनए में डिफरेंसेस है, भले वो डिफरेंस 0.000001 होगा लेकिन होगा ही होगा, बट जो वो होते हैं, है ना, आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, जैसे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, उनका सारा कुछ सेम होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है मतलब वहां पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स बच्चे में जा रहे हैं ना। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है। बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन धड़ाधड़ हो जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे एकदम जल्दी जल्दी नहीं होता है, आराम से धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है ना, एकदम आराम से होने वाला प्रोसेस है, ठीक, टाइम लगता है भाई और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म की बॉडी वहां पर इन्वॉल्व हो रही है, कोई चीज गैमेट क्या हो रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है उनका, फिर जाइगोट बन रहा है, फिर उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो लगता है ना भाई साहब, है ना, इंसानों की बात करें तो 9 महीने लग जाते हैं एक बच्चा पैदा होने में, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो बहुत डिफरेंट है, ठीक। अब लाइफ साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं, जीवन चक्र में अलग अलग चरण होते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स, फंजाई के स्टडी से पता चलता है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में भले ही बहुत अंतर हो, लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यह सभी आश्चर्यजनक रूप से एक सिमिलर पैटर्न या समान पैटर्न साझा करते हैं, ठीक है। देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर दें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को अगर अलग तरीके से देखें, जैसे उनका बाहरी बनावट कैसा है, उनकी बॉडी कैसी है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी फिजियोलॉजी कैसी है, उनकी बॉडी में क्या क्या काम होते हैं, इन सबको देखेंगे तो ये बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो सभी में सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक रूप से क्या पता चलता है हमको कि उन सभी का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का पैटर्न है वो लगभग सिमिलर होता है। कैसे सिमिलर होता है भाई, सभी ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले लाइफ में पहले ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, फिर मैच्योर होना पड़ेगा, एक निश्चित स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा लाइफ में, है ना भाई। कोई बच्चा पैदा हुआ और अचानक से गैमेट बनाने थोड़ी लग जाएगा, अचानक से वो रिप्रोडक्शन में थोड़ी भाग ले लेगा,
ठीक है, ये लैंगिक प्रजनन में नहीं होता, अलैंगिक में भले होता होगा, लेकिन लैंगिक प्रजनन में तो पहले बच्चा पैदा हुआ, उसको बड़ा होना पड़ेगा, उसको मैच्योर होना पड़ेगा, उसको गैमिट बनाना पड़ेगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे वो फंजाई ही क्यों ना हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करना है तो पहले उसको पैदा लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसको अपने बॉडी के साइज को ग्रोथ करवाना पड़ेगा, फिर उसको मैच्योर होना पड़ेगा, फिर उसको गैमिट बनाना पड़ेगा, फिर जाकर गैमिट का फ्यूजन करवा पाएगा, तब जाकर होगा। तो ये सभी प्रोसेस लगभग सेम होता है सब में, है ना। नाउ ग्रोथ की इस पीरियड को जुवेनाइल फेज बोलते हैं, है ना। जब बच्चा पैदा हुआ और मैच्योरिटी तक पहुंचने वाला जो फेज होता है, ग्रोथ वाला जो फेज होता है स्टार्टिंग का, अभी वो गैमेट नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज बोलते हैं। जैसे कि बच्चा पैदा हुआ, इंसानों की बात करें अगर, बच्चा पैदा हुआ और लगभग 10-12 साल तक वो ग्रोथ करता है, फिर उसके बाद मैच्योरिटी आती है और फिर गैमेट्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। प्लांट में इसे वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है, वनस्पतिक चरण भी कहा जाता है, जब वो प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। यह फेज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन का हो सकता है, बिल्कुल, है ना। जैसे इंसानों की बात करें तो 12-13 साल, है ना, जन्म से लेकर 11-12 साल तक का जो एज होता है, प्यूबर्टी का एज होता है, जुवेनाइल फेज होता है, किशोरावस्था फेज। उसके बाद फिर जुवेनाइल फेज का एंड, अगले फेज जिसे रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है, उसकी बिगिनिंग को दर्शाता है। जैसे ही जुवेनाइल फेज, किशोरावस्था या प्यूबर्टी खत्म होते रहती है, उसका जस्ट नेक्स्ट फेज क्या होता है पता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है ना। मतलब बच्चा पैदा लिया और ये 11 से 12 साल का हो गया, अब यहाँ पर जुवेनाइल फेज खत्म हो रहा है, तो अगला जो फेज आएगा वो कौन सा फेज रहेगा, रिप्रोडक्टिव फेज रहता है। ठीक है, क्या फेज रहता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है। तो ये जो जुवेनाइल फेज है, इसका एंडिंग क्या दर्शाता है कि अब भाई साहब रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है। एनिमल्स में जुवेनाइल फेज के बाद रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी शुरू होने से पहले शरीर में कई मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, है ना। जानवरों में, एनिमल्स में जुवेनाइल फेज के खत्म होते ही रिप्रोडक्टिव फेज आता है, लेकिन उससे पहले, रिप्रोडक्टिव फेज आने से पहले बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ये चीज है। फिर अगर बात करते हैं आगे, ह्यूमन बींग्स सहित कई एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी शरीर में होने वाले कई चेंजेस से पहचान में आती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिन सभी को देखकर पहचान आ जाता है कि अब ये रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है। जैसे मेल की बात करें तो वॉइस मोटा हो जाता है, दाढ़ी वगैरह, बियर्ड वगैरह आने लग जाते हैं, है ना, बॉडी थोड़ा बल्कि दिखाई देने लग जाता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी ब्रेस्ट का ग्रोथ हो जाना, और बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स हैं वहां पर हेयर का ग्रोथ होना, रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी हेयर्स का ग्रोथ होना। तो ये सभी दर्शाता है कि रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है, आने वाला है, आ रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर रिप्रोडक्टिव फेज भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग अवधि का होता है। बिल्कुल, हर एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज, देखो प्रोसेस तो वही है कि हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, फिर उसका रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। प्रोसेस सब में सेम है, लेकिन ये जो टाइम स्पैन है ना, वो अलग अलग होता है। किसी में ग्रोथ फेज कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में रिप्रोडक्टिव फेज कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो टाइम है ना, वो अलग अलग होता है, लेकिन प्रोसेस सभी में सेम है। अब बात करते हैं अगर हम, कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग कई बार होता है ना, कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग जो है कई बार होता है। ऐसे में इंटर फ्लावरिंग पीरियड को जुवेनाइल नहीं बल्कि मैच्योर माना जाता है। ठीक है, देखो कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग कई बार होता है, बिल्कुल। इस कंडीशन में इंटर फ्लावरिंग पीरियड को, मतलब इंटर फ्लावरिंग पीरियड मतलब क्या, कि एक बार फ्लावरिंग हुआ, उसके बाद दूसरे बार फ्लावरिंग हुआ, तो एक फ्लावरिंग और दूसरे फ्लावरिंग के बीच में जो फेज बच रहा है, इसे इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोलते हैं। इसी फेज को जुवेनाइल फेज कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, मतलब ये जो इंटर फ्लावरिंग फेज है, इसे जुवेनाइल फेज नहीं कहा जाता, बल्कि मैच्योर फेज कहा जाता है ना। तो प्लांट में क्या होगा, सबसे पहले प्लांट पैदा हुआ, फिर वो ग्रो करेगा, बड़ा होगा, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। अब एक फ्लावरिंग हुआ, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर से दूसरा फ्लावरिंग हुआ, फिर तीसरा फ्लावरिंग, फिर चौथा फ्लावरिंग। तो भाई साहब, ये पहला फ्लावरिंग हो रहा है ना, इससे पहले का जितना फेज है वो क्या है, जुवेनाइल फेज है।
लेकिन पहला फ्लावरिंग होने के बाद जो भी खाली फेजेस बच रहे हैं, इंटर फ्लावरिंग फेज, उनको क्या फेज बोलते हैं? मैच्योर फेज बोलते हैं, ना कि जुवेनाइल फेज बोलेंगे, है ना। अब अगर बात करते हैं एनुअल और बाइनियल प्लांट, ऐसा प्लांट जो 1 साल का होता है, 1 साल का लाइफ साइकिल होता है, या बाइनियल प्लांट मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है 2 साल में, बाइनियल प्लांट मतलब। तो उन प्लांट्स में वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज स्पष्ट दिखाई देखते हैं। ठीक है, स्पष्ट दिखाई देते हैं मतलब क्या? ऐसा प्लांट जो कि साल भर उगने वाला पौधा है, 2 साल चलने वाला पौधा है, इनमें वेजिटेटिव फेज मतलब वही जुवेनाइल वाला फेज, प्लांट में वेजिटेटिव फेज बोलते हैं उसको, फिर रिप्रोडक्टिव फेज हो गया, और फिर सेनेसेंट फेज मतलब बुढ़ापा वाला अवस्था हो गया। ये सभी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन पेरिनियल प्लांट्स में इन फेज को स्पष्ट परिभाषित करना कठिन होता है। पेरिनियल प्लांट मतलब क्या? ऐसा प्लांट जो कि 2 से ज्यादा साल तक उसका लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, 2 से ज्यादा साल तक उनका लाइफ साइकिल चलता है, तो उनमें ना ये जो अलग अलग फेज है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव फेज हो, वेजिटेटिव फेज हो या सेनेसेंट फेज हो, ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, स्पष्ट रूप से उनमें परिभाषित करना कठिन होता है थोड़ा सा। ठीक, लेकिन एनुअल 1 साल वाले और 2 साल वाले पौधों में, प्लांट्स में दिखाई देता है ना। ठीक, आगे बढ़ जाए। असामान्य फ्लावरिंग फिनोमिना। ठीक है, असामान्य फ्लावरिंग फिनोमिना क्या होता है, यहां पर हम लोग देखते हैं। चलो आगे बढ़े। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें असामान्य रूप से फ्लावरिंग देखने को मिलती है, जैसे बंबू स्पीशीज जीवन में लगभग 50 से 100 साल बाद केवल एक बार फूलते हैं। बंबू स्पीशीज में फ्लावरिंग 50 से 100 साल के बाद सिर्फ एक बार उनमें फ्लावरिंग होती है। बहुत सारे फ्रूट्स बनाते हैं और फिर भी मर जाते हैं। भाई एक बार फ्लावरिंग हुई, खूब सारा फ्रूट्स बनाए, लेकिन उसके बाद भी उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए बंबू का जो पेड़ होता है वो, बंबू मतलब बांस, है ना, बैम्बू। तो बैम्बू का जो पेड़ होता है वो हर जगह आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे फ्लावरिंग होता जरूर है, बहुत सारे फ्रूट्स बनाते जरूर हैं, लेकिन वो मर जाते हैं। ठीक है, स्ट्रोबिलस कुंथियाना, जिन्हें नील कुरंजी भी कहा जाता है, हर 12 साल में एक बार फूलता है। ठीक है, तो ये असामान्य रूप से ही है ना भाई, कई 12 साल में एक बार फूल रहा है, कई क्या बोलते हैं 50 से 100 साल बाद फूल रहा है। ठीक है, 2006 में स्ट्रोबिलस कुंथियाना की मास फ्लावरिंग ने केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु की पहाड़ियों को नीला चादर से ढक दिया था। मतलब नीली चादर जैसी दिखने लगी थी इनकी फ्लावरिंग की वजह से, और बहुत से टूरिस्ट इसको देखने आए थे। ठीक है भाई, 2006 में ये जो स्ट्रोबिलस कुंथियाना है एकदम मास फ्लावरिंग किया, खूब सारे फूल इसमें आए, क्योंकि 12 साल में एक बार फूलता है, तो एक ही बार फूला लेकिन खूब सारा फूल खिला इसमें, है ना। तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में पूरा पहाड़ी जो है नीले चादर से ढक गया था, नीले नीले फूल इनके दिखाई दे रहे थे। ठीक, अब बात करते हैं सेनेसेंस फेज की, है ना, वृद्धावस्था चरण की। ठीक, तो वृद्धावस्था चरण में रिप्रोडक्टिव फेज का एंड सेनेसेंस कहलाता है, एजिंग कहलाता है ना। एजिंग का प्रारंभ है ये सेनेसेंस, एजिंग मतलब बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा, बुढ़ापा या वृद्धावस्था का आरंभ कहलाता है जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है तो। ठीक, सेनेसेंस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी और डेथ के बीच की पीरियड को कहा जाता है। ठीक है, मतलब जन्म लिया और जन्म से यहां पर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, यहां पर बर्थ हुआ, इस फेज को क्या बोल रहे थे हम? जुवेनाइल फेज बोल रहे थे। फिर ये रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, यहां पर आए तो ये सेनेसेंस का स्टार्टिंग फेज है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो रहा है तो सेनेसेंस स्टार्ट हुआ, सेनेसेंस, ये पूरा सेनेसेंस चल रहा है, और यहां पर आए तो ये डेथ का फेज आ गया, डेथ हो गया। ठीक है, तो डेथ और रिप्रोडक्टिव फेज का एंडिंग ये सेनेसेंस कहलाता है ना। रिप्रोडक्टिव ये जो हमारा बर्थ नहीं बोलेंगे, जुवेनाइल फेज का एंडिंग और सेनेसेंस का स्टार्टिंग, ये बीच का पूरा रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। ठीक, याद रखेंगे। इस फेज में बॉडी में कई चेंजेस होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, अंत में ओल्ड एज डेथ की ओर ले जाती है। ठीक है, अंत में जैसे ही सेनेसेंस खत्म होता है डेथ हो जाती है इंसानों की भी, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे वो जंतु हो। ठीक,
ब्रीडिंग सीजन्स क्या होता है, प्रजनन ऋतुएं क्या होती है। अधिकांश एनिमल्स पूरे साल ब्रीड नहीं करते, ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स मतलब क्या कि अपने सीजन्स में ही ब्रीड करते हैं। जैसे आप कई ऑर्गेनिजम्स को देखे होंगे, साल भर वो बच्चे पैदा नहीं करते, उनका एक सीजन होता है। जैसे डॉग की बात करें तो जनरली डॉग, ये अभी जो ठंड का दिन चलता है ना, ठंड का दिन हो गया, उसी टाइम पे ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एग्जांपल आप देखोगे तो, है ना। तो सीजनल ब्रीडर्स मतलब क्या, उनका ब्रीडिंग का सीजन होता है। ब्रीडिंग मतलब वही रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना, है ना। उदाहरण में प्राकृतिक वातावरण में बर्ड सीजनली एग लय करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में मतलब कि नेचुरली जब वो बाहर रहते हैं, अपने जीवन में ही जीते रहते हैं, है ना, प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीजनली एग ले करते हैं। उनका एक सीजन होता है पर्टिकुलर। लेकिन उसी को अगर कैपिटिविटी में रखा जाए, मतलब कि किसी जूलॉजिकल पार्क में रखा जाए या किसी लैब में रखा जाए, है ना, कैपिटिविटी में मतलब उसको पकड़ के रखा जाए वैज्ञानिकों द्वारा, जैसे पोल्ट्री फार्म्स हो गए, है ना। तो यहां क्या किया जाता है पता है, पोल्ट्री फार्म में हार्मोनल ट्रीटमेंट द्वारा बर्ड्स को पूरे साल एग ले करवाया जा सकता है। पूरे साल भर अंडे बनवाया जा सकता है, उनसे एग ले करवाया जा सकता है हार्मोनल ट्रीटमेंट्स के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा। पोल्ट्री फार्म याद रख लो, है ना, मुर्गी फार्म, है ना। तो वहां पर साल भर अंडे ले करवाया जा रहा है ना, जो रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं बल्कि कमर्शियल उद्देश्य। कमर्शियल उद्देश्य मतलब वही अंडे बेचना है, तो पोल्ट्री फार्म में अंडे बेचना है, मतलब साल भर अंडे देंगे तभी तो ना, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज में फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स की बात करते हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज में फीमेल्स ओवरीज, डक्ट एंड हॉर्मोन्स में साइक्लिकल चेंज दिखाई देती है। फीमेल में ओवरी में, डक्ट में और हॉर्मोन्स में साइक्लिक चेंज दिखाई देता है। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ओवरी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, वहां पर जो डक्ट्स होती है उनमें, और हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं। तो फीमेल्स की बात हो रही है रिप्रोडक्टिव फेज में। क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना रिप्रोडक्टिव फेज में, ठीक है। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तब तक रिप्रोडक्टिव फेज है, तब तक बच्चे पैदा हो सकते हैं, ठीक। ये रहा। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो नॉन प्राइमेट मैमल्स जैसे कि आपके काऊ हो गए, शीप हो गए, डॉग हो गए, डियर, टाइगर, ये सभी देखो। प्राइमेट और नॉन प्राइमेट में क्या होता है, प्राइमेट थोड़े बुद्धिमान होते हैं, प्राइमेट में खड़े होकर चलने की क्षमता होती है ना, और प्राइमेट के पूंछ थोड़े सप्रेस हो जाए रहते हैं। वैसे ही नॉन प्राइमेट की बात करें तो उनमें पूंछ प्रॉपर अच्छे से पाया जाता है, तो और ये उतने बुद्धिमान नहीं होते, ठीक है। नॉन प्राइमेट मैमल्स जैसे काऊ हो गए, शीप हो गए, डॉग हो गए, डियर, टाइगर, ये इनमें साइक्लिकल चेंजेस को ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, ईस्ट्रस साइकिल होता है। और प्राइमेट की बात करें जैसे आपके मंकी हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इनमें इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। किसे, ये जो हार्मोनल चेंजेस है, साइक्लिक चेंजेस है ना, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। कई मैमल्स अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में पूरे साल एक्टिव रहते हैं, इन्हें कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है। कई मैमल्स ऐसे होते हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में पूरे साल भर बच्चे पैदा कर सकते हैं, इन्हें कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है, ठीक है। साल भर कभी भी रिप्रोडक्शन हुआ, कभी भी फर्टिलाइजेशन हुआ तो बच्चे पैदा होंगे ही होंगे, ठीक है। अब मैमल्स है, अंडे नहीं देंगे, ये क्या देंगे, सीधे यंग वंस को पैदा करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, हम लोग यहां पर बात करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इंटरैक्शन देखो, प्लांट और एनिमल्स दोनों में हार्मोन फेजेस के ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, प्लांट और एनिमल दोनों में हार्मोन्स फेजेस के ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब पहले जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर सेनेसेंस, है ना। तो हर एक फेज के ट्रांजिशन के लिए, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए, दूसरे से तीसरे फेज में जाने के लिए हार्मोन्स ही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्मोन्स ही उत्तरदायी होते हैं। हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिलकर रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस और उनसे जुड़े बिहेवियरल एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स तथा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोनों आपस में मिलकर रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस और उनसे जुड़े
जो बिहेवियरल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन से संबंधित सारी चीजों का रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा तथा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग क्या होती है, घटनाएं होती है, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स लेकिन रेगुलर सीक्वेंस का पालन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जरूर है, लेकिन प्रॉपर एक सीक्वेंस है इसमें, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी हो गया। ठीक है, एक सीक्वेंस है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस द्वारा कैरेक्टराइज्ड है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है भाई साहब, यहाँ पर एक तो है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है पहला, दूसरा जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाए, जाइगोट बनाए। तो ये पहला प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, फिर मतलब फर्टिलाइजेशन और उसके बाद फिर जाइगोट फॉर्मेशन तथा जाइगोट का एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब जाइगोट का डेवलपमेंट होना। ये तीनों प्रोसेस होना ही होना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब सुविधा पूर्वक इसे 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें गैमेट वगैरह बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन जिसमें गैमेट का फ्यूजन होगा, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट बनने के बाद पूरा उस जाइगोट से बच्चे का बनना। ये पूरा प्रोसेस हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है तो इसमें भाई साहब, इसमें ना गैमेट का सिंथेसिस तो होगा ही होगा, जिसे गैमेट सिंथेसिस या गैमेट निर्माण या गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट का निर्माण होना, युग्मक निर्माण, हाँ ठीक है, युग्मक निर्माण इसे कहा जाता है। तो गैमेटोजेनेसिस मेल और फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस है। मेल और फीमेल के गैमेट का निर्माण होना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि ये अगुणित होते हैं, ये एन होते हैं। गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, और वहीं अगर हम बात करते हैं होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स क्या होता है ना। आइसोगैमेट्स मतलब कुछ एल्गी में गैमेट्स दिखने में समान होते हैं, इन्हें आइसोगैमेट्स कहते हैं। और इन आइसोगैमेट्स का मिलना आइसोगैमस कहलाता है। मतलब एल्गी में क्या होता है पता है, मेल एंड फीमेल दोनों के जो गैमेट्स हैं वो लगभग सेम दिखाई देते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट लगभग सेम होती है। ठीक है, बस अंदर का जो डीएनए है वो मेल और फीमेल में अलग अलग डिवाइडेड रहता है। तो अगर दिखावट सेम सेम है, बनावट सेम सेम है, तो उन्हें होमोगैमेट्स कहा जाता है, और इन दोनों का जब मिलन होगा तो इसे आइसोगैमस कहा जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। फिर आता है हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स मतलब क्या, अधिकांश सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में 2 भिन्न प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, जैसे एक का गोल हो गया तो दूसरे का ऐसा वाला, है ना। तो ये 2 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बना रहे हैं, उन्हें कहा जाता है हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। और मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख पाएंगे। टाइप्स ऑफ गैमेट, सबसे पहला क्या है, आइसोगैमेट्स। किसका है ये, क्लेडोफोरा का, एक एल्गी है क्लेडोफोरा। तो देखो इसमें ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट दोनों एग्जैक्ट सेम दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसमें मेल और फीमेल का पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये दोनों मिलेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, एक बच्चा पैदा होगा, एक ऑफस्प्रिंग पैदा होगा ही होगा। ठीक है, तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, आइसोगैमेट्स हैं। और इन दोनों का मिलन क्या कहलाएगा, आइसोगैमस कहलाएगा। ठीक है, आइसोगैमी कहलाएगा। वैसे ही अगर हम बात करते हैं हेट्रोगैमेट्स की, तो ये फ्यूकस में देखो एक एल्गी है फ्यूकस, इसमें भी ये एक गैमेट और ये एक गैमेट। ठीक है, दोनों का साइज अलग अलग है। ठीक है, और तीसरा हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसैपियंस, इंसानों का भी हेट्रोगैमेट्स आप देख सकते हैं। ये है क्या, ओवम, और ये है क्या, स्पर्म। ठीक, ओवम और स्पर्म साइज अलग अलग है, शेप अलग अलग है, आकार अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमको दिखाई देता है किसमें, इंसानों में। ठीक, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सामान्यतः 2 अलग इंडिविजुअल्स से गैमेट्स फ्यूज होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में एक ही इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल हो सकता है। ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें गैमेट बनता है। ठीक है, तो
अब वो गैमिट किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी बन सकता है, दोनों गैमिट, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, दोनों गैमिट किसी एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी बन सकता है, और अलग अलग मेल और फीमेल अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेल और फीमेल दोनों गैमिट बन रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, प्लांट में बाइसेक्सुअल कंडीशन को होमोथैलिक या मोनोइशियस कहा जाता है। देखो, मोनो का मतलब आप ये मत याद रखना कि एक ही गैमिट एक बॉडी में बनता है, नहीं, मोनोइशियस मतलब क्या, एक ही बॉडी है जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल दोनों एक ही बॉडी में बन रहा है ना। मोनोइशियस मतलब मेल और फीमेल गैमिट दोनों एक ही बॉडी में बन रहा है, तो ये मोनोइशियस कहलाता है। ठीक, यूनिसेक्सुअल कंडीशन को प्लांट में हेटेरोथैलिक कहा जाता है। होमोथैलिक मतलब बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल मतलब हेटेरोथैलिक, है ना। अगर गैमिट एक बॉडी में एक ही बन रहा है, जैसे ये मेल बॉडी है और इसमें मेल ही गैमिट बन रहा है, ये फीमेल बॉडी है इसमें फीमेल गैमिट ही बन रहा है, तो ये यूनिसेक्सुअल है, इसे हेटेरोथैलिक बोलेंगे। और डायोइशियस, ठीक है, देखो डायो मतलब ये मत समझना कि एक ही बॉडी में दोनों बन रहा है, नहीं, डायोइशियस यहां पर ना ये अपोजिट है ना, उल्टा है, जस्ट इसको थोड़ा याद रखना। डायोइशियस मतलब एक बॉडी में एक, मोनोइशियस मतलब एक बॉडी में दोनों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, मोनोइशियस डायोइशियस। ठीक, नाउ फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट में मेल फ्लावर स्टेमिनेट होते हैं और फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट कहलाते हैं, है ना। मेल फ्लावर जिसमें स्टेमिन है स्टेमिनेट, और फीमेल फ्लावर जिसमें पिस्टिल है पिस्टिलेट कहलाते हैं। मोनोइशियस का एग्जांपल जैसे कि कुकुम्बर हो गया, कुकुरबिटा फैमिली वाले जितने भी नार वाले, नार जानते हो ना आप, जैसे आपके कद्दू हो गए, सेमी हो गए, ये सब नार वाले पौधे हैं, है ना, नार वाले प्लांट्स है। तो कुकुम्बर और कोकोनट ये दोनों क्या है, मोनोइशियस प्लांट है। मोनोइशियस मतलब इसमें एक ही बॉडी में एक ही बॉडी में दोनों युग्मक या गैमिट, दोनों गैमिट एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों गैमिट बनता है। ठीक है, डायोइशियस का एग्जांपल क्या है, पपाया, डेट पाम। ठीक है, पपाया पपीता और डेट पाम, ठीक है, छीन का पौधा आप जानते होंगे, है ना। तो ये दोनों क्या है, डायोइशियस प्लांट है, मतलब एक बॉडी में एक बॉडी में एक बॉडी में एक गैमिट बनेगा। ठीक, फिर एनिमल्स में मेजॉरिटी यूनिसेक्सुअल होते हैं। एनिमल्स जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही बॉडी में एक ही गैमिट बनता है, जैसे ह्यूमन हो गया, मंकी हो गए, कॉकरोच हो गए। ठीक है, कुछ एनिमल्स बाइसेक्सुअल भी होते हैं जिन्हें हर्माफ्रोडाइट्स भी कहा जाता है, जैसे स्पॉन्जेस, अर्थवर्म, लीच, टेपवर्म। तो आपको ना एक ट्रिक याद रखना है, HMB हो, इन तीनों का मतलब ही सेम है, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइशियस एंड बाइसेक्सुअल। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में अगर दोनों गैमेट बन रहे हैं, या एक ही ऑर्गेनिज्म मेल भी है एक ही ऑर्गेनिज्म फीमेल भी है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, इसी कंडीशन को मोनोइशियस बोलते हैं, इसी कंडीशन को बाइसेक्सुअल बोलते हैं। HMB ये तीनों का मतलब सेम है, HMB तीनों का मतलब सेम है, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल। ठीक है, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, दोनों गैमेट वहां पर बन रहे हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोनेरा हो गए, फंजाई हो गए, आपके एल्गी हो गए, माइटोसिस द्वारा गैमेट बनाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड में माइटोसिस, जैसे एन है तो उसका और कैसे मियोसिस होगा, इसको दो में और कैसे बांटेंगे। ठीक है, ये माइटोसिस के द्वारा अपना गैमेट बनाते हैं, एन। ठीक है, तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो भी है उनमें माइटोसिस के द्वारा गैमेट बनता है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, और ह्यूमन। ठीक, हैप्लॉइड में याद रखेंगे मोनेरा, फंजाई, एल्गी, लेकिन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में और ह्यूमन में क्या होता है, मियोसाइट्स मियोसिस द्वारा गैमेट बनाते हैं। ठीक है, मियोसाइट्स मियोसिस द्वारा गैमेट बनाते, मतलब बेसिकली मियोसिस का क्या होता है, मियोसिस प्रोसेस होता है इनमें गैमेट निर्माण के लिए। इनमें जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, इनमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब एक सेल से 4 कोशिकाएं बनती है, कंटेंट हाफ हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें 46 क्रोमोसोम, तो इन सभी में 23 23 23 23 ऐसे जाते हैं। ठीक है, मियोसिस में।
तो मियोसाइट्स क्या है? गैमिट मदर सेल, मतलब गैमिट बनाने वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स बोलते हैं, जो कि डिप्लॉइड होता है। और इसी मियोसाइट में जब मियोसिस होता है तो गैमिट का निर्माण होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ये 2n था, तो ये सभी कैसे होंगे? n होंगे। ठीक, चलो फिर अब यहां पर आप डायग्राम में देख पाएंगे, क्या लिखा है इस डायग्राम में, देखते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, जैसे पहला है क्या? मोनोइशियस प्लांट, कारा। ये देखो, ये मोनोइशियस प्लांट है, कारा। दूसरा है क्या? डायोइशियस प्लांट। मोनोइशियस मतलब कि एक प्लांट में दोनों मेल और फीमेल, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये उगोनियम। ठीक है, उगोनियम या न्यूक्यूली। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये उगोनियम। और एंथ्रीडियम ये क्या है? ग्लोब्यूल है, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन। मतलब एक ही पौधे में, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों हैं। इसे क्या बोल रहे हैं? मोनोइशियस बोल रहे हैं। ये कारा का एग्जांपल है, मतलब कारा है। और दूसरा क्या? डायोइशियस। इसमें क्या है? मार्केंशिया का अगर एग्जांपल लेते हैं डायोइशियस में, तो ये फीमेल थैलस और ये मेल थैलस अलग अलग हुआ, अलग अलग प्लांट में। ठीक है, फीमेल थैलस को आर्किगोनियोफोर बोलते हैं, मेल थैलस को एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं। ठीक है, आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम मतलब मेल वाला, आर्किगोनियम मतलब फीमेल वाला। ठीक, फिर बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की, जिसमें स्वीट पोटैटो आता है। ठीक है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्वीट पोटैटो, जिसमें कि ये स्टेमन और ये कार्पल दोनों एक ही प्लांट में है। बाइसेक्सुअल, जिसे हर्माफ्रोडाइट या मोनोइशियस भी बोलेंगे। अब यहां पर क्रोमोसोम नंबर लिखा गया है मियोसाइट्स में। मियोसाइट मतलब गैमिट बनाने वाले कोशिकाएं, ठीक है, जो डिप्लॉइड होते हैं, और फिर गैमिट्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लिखा गया है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम का नंबर मियोसाइट में, मतलब गैमिट मदर सेल में 46 होता है और गैमिट में 23 होता है। हाउस फ्लाई में 12 और 6। ठीक है, गैमिट बनाने वाले सेल में 12 और गैमिट में 6। फिर अगर बात करते हैं रैट में 42 और 21। ऐसे पूरे ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आपको फ्रूट फ्लाई का पूछ दिया जाएगा 8 और इधर 4। 8 डिप्लॉइड में, हैप्लॉइड में 4। फिर आपको पूछा जा सकता है किसका? डॉग का पूछा जा सकता है 78 और 39 आधा उसका। ठीक है, हाउस फ्लाई भी पूछा जा सकता है, फ्रूट फ्लाई और हाउस फ्लाई ये दोनों का पूछा जा सकता है। ठीक है, ये रहा। फिर अनियन बटरफ्लाई का भी पूछा जा सकता है 380 और इधर 190, मतलब हाफ कर देना है। ठीक है, मेज राइस का 24 है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक, ये टेबल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब गैमिट ट्रांसफर, गैमिट का स्थानांतरण कैसे होता है? तो गैमिट फॉर्मेशन के बाद उन्हें फ्यूजन के लिए साथ लाना जरूरी है। ठीक है भाई, एक मेल गैमिट बना और एक फीमेल गैमिट बना, इन दोनों को साथ लाएंगे तभी तो इनका फ्यूजन होगा, तभी तो जाइगोट बनेगा, तभी तो बेबी पैदा होगा ना, बेबी बनेगा। ठीक है, तो अधिकांश ऑर्गेनिज्म में मेल गैमिट मोटाइल होता है, मतलब वो चल सकता है, मूवमेंट कर सकता है। और फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, अधिकांश ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमिट होता है वो कैसा होता है? मोटाइल, मतलब कि इट कैन बी मूवेबल, ये मूव कर सकता है, मूव करेगा। ठीक है, और यहां पर नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं करेगा। ठीक, नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं करेगा। तो याद रखेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में मेल गैमिट मोटाइल होता है, फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होता है। अब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में वाटर गैमिट ट्रांसफर का मीडियम होता है। मतलब कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ये सब क्या है? प्लांट किंगडम के अलग अलग डिविजन्स हैं, है ना। तो भाई एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में इनका जो गैमिट है ना, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है? वाटर के माध्यम से। पानी में छोड़ देते हैं गैमिट को, फिर वो फीमेल बॉडी तक पहुंच जाता है। तो वाटर गैमिट ट्रांसफर का मीडियम होता है। ट्रांसपोर्ट के दौरान मेल गैमिट की भारी संख्या फीमेल तक नहीं पहुंचती, क्योंकि भाई इतना सारा पानी है, मेल गैमिट पूरा बिखर जाएगा ना, तो इसीलिए उन्हें बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब देखो अगर थोड़ा बहुत ही प्रोड्यूस किए गैमिट को और पानी में छोड़ दिए तो पानी में इधर उधर पूरा फैल जाएगा गैमिट। इसलिए ज्यादा चांस अगर रखना है रिप्रोडक्शन करवाने का, तो बहुत सारे स्पर्म्स को, सॉरी स्पर्म नहीं, बहुत सारे गैमिट को पानी में छोड़ना पड़ता है, ताकि एक आध तो फीमेल प्लांट तक पहुंचे, है ना। ये है। नाउ बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट, बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट जैसे कि मटर हो गया। अब बाइसेक्सुअल बोल दिया मतलब ये मोनोइशियस है, मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन हैं, और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब खुद से फर्टिलाइज कर जा रहे हैं। तो पोलन ट्रांसफर आसान होता है क्योंकि एंथर और स्टिग्मा पास होते हैं।
ठीक है, मतलब एक जैसे ये बाइसेक्सुअल प्लांट आपको दिखाता हूं, ये रहा, इसमें ये रहा एंथर और ये रहा स्टिग्मा। तो भाई एंथर और स्टिग्मा की दूरी ज्यादा नहीं है, यहां से जो पोलन ग्रेन है वो ऐसे झड़ के इस वाले में पहुंच जाएगा, तो इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट में पॉलिनेशन एक विशेष इवेंट होता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ पॉलिनेशन कर रहे हैं, लेकिन स्पीशीज सेम है ना भाई, अलग अलग स्पीशीज में कैसे वो होगा फर्टिलाइजेशन, सेम स्पीशीज है लेकिन प्लांट अलग अलग है। ठीक है, मोनोइशियस प्लांट है, सॉरी डायोइशियस प्लांट है ना, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तो इनमें पॉलिनेशन एक विशेष इवेंट होता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाते हैं जो मेल गैमेट को ओव्यूल तक ले जाती है। ठीक है, तो स्टिग्मा आपको पता होगा ये इस तरीके से ये पिस्टिल होता है, ये ओवरी और ये, ठीक है, यहां पर पॉलन ग्रेन आएगा, ठीक है, यहां पर पॉलन ग्रेन आया और ये पॉलन ग्रेन ऐसे पॉलन ट्यूब बनाएगा, इधर क्या रहते हैं, ओव्यूल रहते हैं, तो इन ओव्यूल तक किसको पहुंचाया जाता है, पॉलन ट्यूब को पहुंचाया जाता है ताकि पॉलन ग्रेन उन ओव्यूल तक पहुंच जाए। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि अगला ही वीडियो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो उसको हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आएगा आराम से जरूर आपको। ठीक, अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, फर्टिलाइजेशन है ना, फर्टिलाइजेशन जिसे सिनगेमी कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। तो फर्टिलाइजेशन की खास बात क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे महत्वपूर्ण घटना गैमेट का फ्यूजन होता है। अगर गैमेट, देखो हम जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे मेन पॉइंट ही यही होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का मिलन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का मिलन नहीं होता। तो सबसे मेन इवेंट तो यही है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि भाई गैमेट का फ्यूजन होगा ही होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इसे सिनगेमी कहा जाता है। ठीक है, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, सिनगेमी। ठीक है, सिनगेमी डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, सिनगेमी से क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ठीक है, एक मेल गैमेट हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड है, ये दोनों जब मिलेंगे तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन ही पढ़ रहे हैं। अब फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है जी, नाउ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस, है ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहते हैं, जलीय जंतु है ना, जैसे एल्गी हो गए, फिश हो गए और एम्फीबियंस, ठीक है, मेढक वगैरह, तो इनमें फ्यूजन ऑर्गेनिज्म के बाहर होता है, पानी में होता है। इनका जो गैमेट का फ्यूजन है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इनका फ्यूजन पानी के बाहर होता है। ठीक, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जैसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हो गए, फंजाई, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल मतलब जो पानी में रहते हैं उनमें होगा जनरली, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उन्हीं में होगा जो पानी में रहते हैं, है ना। हवा में कैसे होगा भाई साहब फर्टिलाइजेशन, या स्थल में कैसे होगा, जमीन में कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, पानी में ही होगा, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को पानी में छोड़ दिया जाता है, फिर वो दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो जमीन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि फंजाई, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इन सभी में भी होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इन सभी में भी होगा। फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है, इन सभी में फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इनमें मेल गैमेट एग तक पहुंचने के लिए मोटाइल होना चाहिए। इनमें मेल गैमेट को अगर एग तक, अंडे तक, ओवम तक पहुंचना है तो क्या होना चाहिए, मोटाइल मतलब कि गतिशील होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए। सीड्स प्लांट में पोलन ट्यूब यह काम करती है ना, सीड प्लांट्स में पोलन ट्यूब ये काम करते हैं। सीड प्लांट मतलब ऐसे पौधे जो कि बीज बनाते हैं, तो इनमें ना पोलन ट्यूब बनता है ना, पोलन ट्यूब, पराग नली बनती है, पराग नली आई थिंक, है ना, पराग नली बनती है जो कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब एक टर्म आता है पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें अगर फर्टिलाइजेशन के बिना ही फीमेल गैमेट से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, बिना फर्टिलाइजेशन के ही, मतलब मेल और फीमेल गैमेट मिले ही नहीं, फर्टिलाइज ही नहीं हुए,
और फीमेल गैमिट बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या बन जाते हैं, बीज बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, तो इसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। अब पहले था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें गैमिट वगैरह का बनना, फिर दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन जिसमें गैमिट का मिलना, और तीसरा आता है क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, और जाइगोट में फिर अब डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी या भ्रूण निर्माण होगा, है ना। तो ये कैसे होता है, जाइगोट, द जाइगोट, जाइगोट की बात करते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन सभी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा, और वो जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही है ना कि भाई गैमिट का फ्यूजन हो रहा है, गैमिट का मिलन हो रहा है, और गैमिट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, है ना। और वो जब आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के थ्रू, और जाइगोट बना हैप्लॉइड हैप्लॉइड से, तो वो क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड बनेगा ना। तो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट वाटर में, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, ये बात भी जान चुके हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, या बाह्य निषेचन में पानी में बनता है जाइगोट, और आंतरिक निषेचन में बॉडी के अंदर जाइगोट बनता है। जाइगोट जनरेशंस के बीच वाइटल लिंक है, बिल्कुल ठीक है। देखो ये मेल और ये फीमेल, ठीक है, और ये बच्चा। अब इस मेल का ये गैमिट और इस फीमेल का ये गैमिट, ये दोनों मिलकर क्या बनाए, जाइगोट बनाए, और ये जाइगोट फिर क्या बनाए, बच्चा बनाए। तो ये जो जाइगोट है ना, ये इन पेरेंट और ये बच्चे के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक जनरेशन पेरेंट वाला और ये बच्चे का जनरेशन, दोनों जनरेशन के बीच कौन है, बीच में जाइगोट है। तो यही क्या है, वाइटल लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है जाइगोट जनरेशंस के बीच में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में जाइगोट कनेक्टिंग लिंक है, वाइटल लिंक है। ठीक, फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई और एल्गी में जाइगोट थिक रेजिस्टेंट वॉल बनाकर रेस्ट पीरियड में चला जाता है। मतलब फंजाई और एल्गी में क्या होता है पता है, जाइगोट बना और वो जाइगोट फिर अपने बाहरी आवरण में मोटा सा परत बना लेता है। क्या बना लेता है, मोटी सी परत बना लेता है, थिक वॉल बना लेता है, और उसके बाद वो कुछ समय तक रेस्ट में चले जाता है। वो बोलता है भाई मैं बाद में बच्चे में कन्वर्ट होऊंगा, बाद में डेवलप करूंगा, बाद में एम्ब्रियो बनाऊंगा, अभी तो मैं जाइगोट ही रहूंगा कुछ दिनों तक। ठीक है, तो वो रेस्ट पीरियड में चले जाता है। ठीक है, और इनकी जो थिक वॉल होती है वो कैसी होती है, रेजिस्टेंट होती है, मतलब कि आसपास में जो भी घटनाएं हो रही है उनसे इसको कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक, कोई बाल विमाका नहीं कर पाता। अब बात करते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस की या भ्रूण निर्माण। तो जाइगोट के बाद अब भ्रूण का ही निर्माण होगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस होती है। जाइगोट से एम्ब्रियो या भ्रूण बनने का जो प्रोसेस है ये एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण निर्माण कहलाता है। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, पहला है सेल डिवीजन, एक माइटोसिस, और दूसरा है सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब भाई हमने कहा गैमिट बनने के लिए मियोसिस हुआ, लेकिन जाइगोट आगे जब डिवाइड करता है तो वो हमेशा क्या करता है, माइटोसिस ही करता है। ठीक है, जाइगोट में कोई भी सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है। याद रखेंगे हमारी बॉडी में मियोसिस सिर्फ और सिर्फ गैमेट बनाने वाली कोशिकाओं में, मियोसाइट्स में ही मियोसिस होता है। बाकी बॉडी के हर एक कोशिका में, हर एक सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस ही होता है। ठीक, माइटोसिस मतलब नंबर का बढ़ना। ठीक, तो भाई एक छोटा सा जाइगोट है, इसको पूरा एक बड़ा सा बेबी बनाना है, तो उसके लिए पूरी बॉडी में सेल का डिवीजन होना बहुत जरूरी है, सेल का नंबर बढ़ना। ठीक है, तो माइटोसिस सेल की संख्या को बढ़ाती है, और सेल डिफरेंशिएशन मतलब क्या, सेल्स विशेष टिश्यूज और ऑर्गन्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। मतलब बहुत सारे सेल्स टिश्यूज बनाएंगे, फिर बहुत सारे टिश्यूज एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स फिर एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। तो ये क्या है, सेल डिफरेंशिएशन, मतलब हर एक सेल अपना अलग अलग कार्य पकड़ लेता है। पहले तो सभी सेल्स सेम होते हैं, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके वो सभी सेल्स अपना अपना ग्रुप बना के अपने अपने अलग अलग कार्य पकड़ लेते हैं। ठीक है, अलग अलग टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट ओव्यूल के भीतर बनता है। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट किसके भीतर बनता है, ओव्यूल, जिसको युग्मक उद्भिद आई थिंक बोलते होंगे, है ना। ओव्यूल के भीतर फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेंस सूख कर गिर जाते हैं। बिल्कुल एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर है, ऐसे ऐसे मान लो ये फ्लावर। ठीक है भाई साहब, ये कैसा फ्लावर हो गया, एक फ्लावर हम बनाते हैं, ये रहा, ठीक है, लाल गेंदा फूल,
चलो मान लो कि फ्लावर है, इस फ्लावर में पॉलन ग्रेन आया, पिस्टिल के अंदर इंटर करा और फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनते ही ना ये सेपल्स हैं और ये पेटल्स हैं, ये सभी झड़ जाते हैं, मात्र एक छोटा सा ऐसे बचे रहता है ना, ऐसे लास्ट में बचे रहता है और उसी से फिर फ्रूट बनता है ना। तो ये पेटल्स और सेपल्स फर्टिलाइजेशन के बाद सूख कर झड़ जाते हैं। पिस्टिल प्लांट से अटैच्ड ही रहती है, ये पिस्टिल है जो कि प्लांट से जुड़ी हुई रहती है। अब जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल से बीज बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है। इस बात को आपको याद रखना है ना। प्लांट में जाइगोट से एम्ब्रियो बना, ओव्यूल से सीड बना और ओवरी से फ्रूट बनता है। ठीक है, इतनी बातें क्या आपको समझ आई? ठीक है, अब देखो यहां पर अ फ्यू काइंड ऑफ फ्रूट शोविंग सीड्स एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। तो बीज को प्रोटेक्ट करने वाला जो लेयर होता है पेरिकार्प कहलाता है, बीज को प्रोटेक्ट करने वाला लेयर क्या कहलाता है, पेरिकार्प कहलाता है। तो देखो यहां पर ये सीड है और इसको कवर करने वाला ये पेरिकार्प है, यहां पर ये सीड है, इसको कवर करने वाला बाहर का पेरिकार्प पी। ठीक है, यहां पर ये बीज हो गया, ये बाहर का कवर पेरिकार्प, ये बीज हो गए, ये पेरिकार्प है ना। तो ये डायग्राम। अब लास्ट आता है हमारा ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल क्या होते हैं? ओविपेरस ओ से अंडे देने वाले है ना, और विविपेरस है ना तो वी से बच्चे देने वाले। तो देखो एनिमल को दो ग्रुप में रखा गया है, एक होता है ओविपेरस या अंडज जिसको बोलते हैं, और एक होता है विविपेरस या जरायुज, अंडज या जरायुज। तो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म बर्ड्स और रेप्टाइल्स हार्ड शेल वाले फर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं। हार्ड शेल पता है आपको, है ना, कैल्शियम की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, अंडे की जो बाहरी लेयर होती है वो। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में हार्ड कवरिंग वाले फर्टिलाइज्ड एग बनते हैं और इंक्यूबेशन के बाद यंग वन हैच होते हैं। मतलब बेसिकली अंडा दे रहा है, अंडे को हैचिंग की जाती है उसको, और अंडे से फिर एक चूजा निकलता है। ठीक, ये प्रोसेस है ओविपेरस में। विविपेरस में मैमल्स आते हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गए, जो कि जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा और डेवलप होता है, वही जाइगोट। ठीक है, विविपेरस में जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होता है और प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर के कारण सर्वाइवल का चांस इनमें बहुत अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर ना ओविपेरस में सर्वाइवल का चांस बहुत कम होता है, विविपेरस में सर्वाइवल का चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एक ही लेक्चर में समाप्त होता है, बहुत छोटा सा चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। इसके 50 क्वेश्चन बन पाएंगे कि नहीं मैं देखता हूँ, अगर बन जाए तो बिल्कुल 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, वैसे तो बन ही जाएगा, लेकिन सेम चीजें रिपीट होंगी, कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे, है ना। तो चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं, नहीं खत्म करते हैं ठीक है, खत्म करते हैं आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका 50 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।